बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स का मॉडल सेट 2 लेकर के आए हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी विस्तृत सॉल्यूशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी देखें, 2√3/√3। इसमें क्या होगा, √3/√3 कैंसिल, ये हो जाएगा इक्वल टू 2। हम जानते हैं 2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पाई है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। हम पाई बराबर 22/7 लिखते हैं। एक्चुअल में पाई बराबर 22/7 नहीं होता है, यह इसके इक्विवेलेंट होता है, सन्निकट होता है, यह सही होता है। अगर 22/7 की बात करें तो यह परिमेय संख्या है, और पाई की बात करें तो यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जब हम करेंगे तो ये होगा अशांत एवं अनावर्ती। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने से कटे, किसी दूसरे से नहीं, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। दिए गए ऑप्शन में से 11 अभाज्य संख्या हो, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बाकी सभी ऑप्शन को देखेंगे, जैसे 10 से 2 से भी कटती है, 5 से भी कटती है, 1 और 10 को छोड़ करके। उसी तरीक़ा से 21 3 से भी कटती है, 7 से भी कटती है, 35 5 से भी कटती है, 7 से भी कटती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ यानी मस 15 और एलसीएम 90 हो तो इन संख्याओं का गुणनफल होगा। संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसका एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी 15 गुने 90 कर दें तो ये आ जाएगा 1350, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या अनंत हो सकती है, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इतना है। इसे ज्ञात करने के लिए परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या है। इसी के लिए हम इसे करेंगे सरल, यानी √3, √12 को हम लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, जिसका पेयर लग जाता है, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, यानी √3/2√3, ये आ जाएगा 1/2। 1/2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बहुपद इतना का एक शून्यक कौन है? शून्यक वो होता है जिसमें चर की जगह पे वो मान रखने पे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। जैसे अगर हम कहें कि यह px का एक बहुपद है इतना, तो अगर p2 हम रखें, यानी x की जगह पे 2 रखें, तो इसका मान क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2 रखते हैं, यानी 2 का वर्ग प्लस 2 गुने 2 करेंगे 4 प्लस 1, यानी 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 9, यानी कि बहुपद का मान शून्य नहीं होता है, तो यह इसका बहुपद शून्यक नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करें, अगर p -1 रखें, यानी x की जगह पे जब -1, तो -1 का वर्ग करेंगे, ये आ जाएगा +1, और 2 × -1 करेंगे, -2 +1, यानी प्लस में 2 माइनस में 2 इक्वल टू 0, यानी -1 रखने पे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, अर्थात -1 इस बहुपद का एक शून्यक होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद के बारे में हम जानते हैं कि चर का घात पूर्णांक होनी चाहिए। तो इसमें देखिए x पर पावर 1/2, 1/2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी में दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल का बराबर हम जानते हैं सूत्र c/a होता है। यहाँ पर c का मान जिसमें x चर नहीं हो, अर्थात 1 और a के जगह पे 4, 1/4 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हों तो इसका मान क्या होगा। द्विघात बहुपद के मूल हैं तो आने मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। b का मान यहाँ पर -3 दिया हुआ है, उसके आगे जब माइनस लगाएंगे तो प्लस में 3 आ जाएगा। a की जगह पे यानी x² का गुणज 1 3/1 अर्थात 3 लिख सकते हैं। मूलों की गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हम जानते हैं c/a होता है। यहाँ पर c की जगह पे 5 और a की जगह पे 1 अर्थात 5 होगा। अब देखिए हमें मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को। इसे हम जब हर का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ये अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा करें, दोनों बात बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 5 अर्थात 3/5 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यक -3 है तो k का मान होगा। एक शून्यक -3 है अर्थात कहने का a मान -3 p3 रखें। अगर इस बहुपद को हम कह सकते हैं x का बहुपद है, px मान सकते हैं। इतना बराबर है ये बहुपद है तो p3 का मान 0 होना चाहिए, यानी जब ये x की जगह पे -3 रख दें तो इसका मान 0 होना चाहिए। तो x की जगह पे जब हम -3 रखेंगे तो क्या होगा, x² की जगह पे 9, तो इसे हम लिख सकते हैं 9k-1 प्लस k इंटू x की जगह पे -3 अर्थात -3k प्लस 1 = 0। अब देखिए इसे ब्रैकेट तोड़ दें तो हम लिख सकते हैं 9k -9 -3k प्लस 1 = 0। तो ये आ जाएगा 6k -9 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -8 = 0। इसलिए k का मान -8 दूसरी तरफ जाएगा +8, 6k 6 डिवाइड हो जाएगा, तो इसे हम काट दें 2 से 4/3, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। k का मान पूछ रहा था, k का मान आएगा 4/3। क्वेश्चन नंबर 12, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का हल होगा। पहला रैखिक समीकरण, दूसरा रैखिक, किसी बिंदु पे काटते हैं तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु एक ही होगा जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करता है, अर्थात इसके एक हल होंगे जो दोनों में शामिल है। ऑप्शन डी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, एक हल। क्वेश्चन नंबर 13, अद्वितीय हल वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। अद्वितीय हल मतलब एक हल वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। संगत यानी जिसका हल निकल सके, ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 14, समीकरण इतना का विविक्तीकर बराबर है। विविक्तीकर कैपिटल डी से हम सूचित करते हैं, इंग्लिश में इसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b के जगह पे 5 है, यानी 5 का वर्ग माइनस 4a के जगह पे 2√2, c के जगह पे √2। 5 का वर्ग करेंगे 25, इधर √2 गुने √2 करेंगे 2, यानी 2 गुने 2 करेंगे 4, 4 गुने 4 16। 25 में से 16 माइनस करेंगे 9। यहाँ पर d का वैल्यू 9 आया, यानी कि d का मान जो है वह 0 से बड़ा है। जब सिर्फ विविक्तीकर का मान पूछ रहा था तो 9 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक द्विघात समीकरण का घात होगा। द्विघात मतलब दो घात वाला समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण का घात कितना होगा? 2 होता है, जो कि प्लस में होता है, ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर हों तो द्विघात समीकरण का विविक्तीकर अर्थात डिस्क्रिमिनेंट डी होगा। दोनों मूल बराबर तभी होंगे जब डी का मान 0 के बराबर हो। यह ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, AP इतना का 11वां पद है। यहाँ पे देख रहे हैं पहला पद a बराबर -3, कॉमन डिफरेंस d बराबर दूसरा पद यानी -1/2 में से माइनस कर दें -3, ये आ जाएगा +3, जिसे आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा, देखें 3 में से आधा माइनस कर दें अर्थात 5/2 आएगा, 2.5। तो 11वां पद क्या होगा? T11 पूछा जा रहा है। ये बराबर होगा a + 10 - 1 d अर्थात 10 d के बराबर होगा। a के जगह पे -3 + 10 d के जगह पे 5/2, यह आ जाएगा -3 + 25 बराबर 22, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, AP का पहला पद a और सार्वंतर d हो तो पदों का योग होता है। पदों का योग का फार्मूला होता है n/2 + 2a + n - 1d, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 1 + 2 + 3 + n तक का योग क्या होगा? देखिए यह प्राकृत संख्याओं का योग है। प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला हम जानते हैं, अंतिम पद इंटू अंतिम पद प्लस 1/2 होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगर एपी के फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो भी SN बराबर हो जाएगा n/2 यानी इतना प्लस 2a यानी 2 गुने 1 करेंगे 1 प्लस n - 1 d के जगह पे कॉमन डिफरेंस 1 दिया हुआ है, इसको हल करते हैं तो n/2 2 माइनस प्लस n - 1, जिसे हम लिख सकते हैं n/2 n प्लस में और प्लस में 2 माइनस में 1, ये आ जाएगा +1 अर्थात n × n + 1/2। इस तरीके से भी सेम आंसर आएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20,
इन पदों का सार्वअंतर क्या होगा। सार्वअंतर का मतलब किन्हीं दो लगातार पदों का अंतर। तो देखिए दूसरे पद √8 में से पहला पद √2 माइनस करते हैं, यह सार्वअंतर होगा √8 माइनस √2। √8 को हम लिख सकते हैं 8 को 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, दो का पेयर लग जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2√2। तो यही करें √8 की जगह पे 2√2 माइनस √2। 2√2 में से माइनस √2 करेंगे, ये आ जाएगा 1√2 या जिसे √2 कर। √2 कॉमन ले लें तो भी ऐसे हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी √2 गुने 1 करेंगे तो 1 आएगा, √2 आएगा जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसी एपी के प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी हो तो इसका पांचवा पद क्या होगा। T5 बराबर ए प्लस n-1 अर्थात 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4D होगा जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री है, कोण B 90 डिग्री है ABC। कह रहा है कोण A 40 डिग्री है, तो कोण C का मान क्या होगा। हम जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री अर्थात कोण A बराबर 40, B का मान 90 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण C का मान आ जाएगा 50 डिग्री जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है AB बटे PQ बराबर BC बटे RP, तो कौन सा कथन सही है। देखिए त्रिभुज ABC बनाते हैं, दूसरा त्रिभुज PQR बनाना है। कह रहा है AB बटे PQ, यह भुजा PQ है, इन दोनों का अनुपात बराबर है BC अनुपात RP के। तो इस तरीक़ा से त्रिभुज ABC समरूप होगा। इसी क्रम में A के साथ में यहाँ पर Q होगा, B की जगह पे P होगा और R की जगह पे C होगा। इस त्रिभुज के समरूप होगा तो संगत कोण भी बराबर होगा। तो देखिए कौन सा संगत कोण मिल रहा है, B बराबर कोण P के, जो कि ऑप्शन डी में है। यह समान होगा, ऑप्शन डी सही होगा। बाकी सब देखेंगे B D के बराबर नहीं हो सकता, A P के बराबर नहीं हो सकता, A R के भी बराबर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी वाला सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। यह कथन थेल्स प्रमेय है, थेल्स ने कहा था। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है। देखिए कह रहा x निर्देशांक निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव यह सेकेंड द्वितीय चतुर्थांश में होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 में कोटि का मान क्या होगा। पहला
भुज को दिखाता है, दूसरा कोटि को दिखाता है। तो कोटि इसमें -4 होगा जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27, बिंदु A23 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। दूरी सूत्र से A और मूल बिंदु की दूरी होगी √x नियामकों का अंतर, यानी 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 इसका वर्ग प्लस y निर्देशांक के अंतर, यानी 3 - 0 करेंगे 3 इसका वर्ग के बराबर होगा। तो देखिए 4 का 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 4 13 √ में यही होगा √13 मात्रक जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A का इतना, B का इतना, C का इतना हो तो त्रिभुज ABC के केंद्र के निर्देशांक होगा। अगर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं तो केंद्र के निर्देशांक का मान होगा x नियामकों का योग, यानी 2 + 0 + 4/3। उसी तरीक़ा से y इसके निर्देशांक होंगे, शीर्षों के y निर्देशांकों का योग 4 + 6 - 1/3। इसी को हल कर दें, 2 + 4 करेंगे, 6 को 3 से भाग देंगे 2, और दूसरा 4 + 6 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 को 3 से भाग देंगे 3, यानी 2 3 होगा जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी होगी। दूरी सूत्र से √x नियामकों का अंतर, यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 का वर्ग प्लस -1 - 3 करें, -4 का वर्ग करेंगे, ये आ जाएगा 2 का वर्ग 4 और -4 का वर्ग करेंगे 16, प्लस में 16 4 20 √20, जिससे हम लिख सकते हैं √20 को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में तोड़े 2 × 2 × 5 कर सकते हैं। 2 का पेयर लग रहा है, बाहर निकाल दे 2√5 जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0 जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे x नियामकों का योग, यानी 3 - 3 हो जाएगा /2। इसी तरीक़ा से y का भी करेंगे 4 + 8/2। 3 - 3 करेंगे 0, 0 को 2 से भाग देंगे 0 है, 4 + 8 12, 12 को 2 से भाग देंगे 6, 0 6 जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। देखिए हॉरिजॉन्टल जो होती है वह क्षैतिज रेखा को x कहलाता है और उदग्र बाई अक्ष। कह रहा है बाई अक्ष से दूरी, यहाँ से जो दूरी अगर कोई बिंदु x बाई है तो x डिनोट करता है कि x पे हमें कहाँ तक आना है। तो ये बाई से दूरी हो गई, यह डिनोट करता है x को, अर्थात x निर्देशांक को निरूपित करता है। तो यानी बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33,
साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन है। देखिए, या तो 45 डिग्री का मान मालूम है तो भर करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह पर यहाँ 45 डिग्री चाहे कोई भी मान रहता इसका मान 1 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। मान कर भर करके भी निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। साइन 45 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस कॉस 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दें। देखिए 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे 1/2, 2 एलसीएम ले दें, ऊपर आ जाएगा 1 + 1, ऊपर आ जाएगा 2/2 1। तो किसी भी तरीक़ा से निकालेंगे इसका आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा का बराबर होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, साइन 35 डिग्री बटे कॉस 35 डिग्री का मान होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसका मान 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों का योग 90 के बराबर होना चाहिए। तो 35 35 70 ही होता है, नहीं योग है। तो यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टैन थीटा होता है। उस फॉर्मूले पर इसे लिख सकते हैं टैन 35 डिग्री, और टैन 35 डिग्री का मान इसमें से किसी के बराबर नहीं है, न तो -1 के बराबर है, न तो 0 के बराबर है, न 1 के बराबर। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, 1/√3 बराबर है। देखिए, इसमें सभी का मान आपको मालूम होगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, टैन 60 डिग्री का मान होता है √3, टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो कह रहा है 1/√3 बराबर है, तो यह टैन 30 डिग्री के बराबर है, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, यदि 2√2 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। देखिए, √2 को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो गुना में है तो ये भाग हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और इधर कॉस थीटा है तो कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, ये हम जानते हैं कॉस 45 डिग्री के बराबर होता है। तो थीटा के जगह पे हमें 45 डिग्री लिखना पड़ेगा। थीटा का मान होगा 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, टैन 25 डिग्री इंटू टैन 20 डिग्री, टैन 65 डिग्री, टैन 70 डिग्री सभी गुना में हैं, तो इसका गुणनफल क्या होगा। देखिए, जिसका पेयर लगा करके 90 पूरा हो रहा उस पर हम विचार करेंगे। 20 और 70 मिला करके 90, 25 और 65 मिला करके 90। इसमें देखिए, टैन 25 को हम अगर कॉट में बदलें तो 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री होगा, यानी कि कॉट इसे 65 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से टैन 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट 70 डिग्री इंटू टैन 65 डिग्री, टैन 70 डिग्री। अब कॉट 65 डिग्री इंटू टैन 65 डिग्री का गुणनफल जानते हैं कि 1 होता है, गुने कॉट 70 डिग्री इंटू टैन 70 डिग्री, यानी कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर 1। तो इसी फॉर्मूला पर 1 इंटू 1 होगा, यानी इसका गुणनफल 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 + टैन स्क्वायर थीटा बराबर है। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं यह होता है
कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है या सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 और नीचे जा रहा है ऊपर कर दें कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हम जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अर्थात इसका मान होगा कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा का मान क्या होगा। 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, इसलिए थीटा का मान 2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा 60/2 डिग्री अर्थात 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री, यानी साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान हमें मालूम है यह 1/2 होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, यदि कॉस थीटा बराबर x हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा बराबर हम जानते हैं ये होता है 1/cos थीटा, और कॉस थीटा की जगह पे हम x से लिख सकते हैं तो 1/x से लिख सकते हैं इसे, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 हो तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। कॉसेक थीटा बराबर हम जानते हैं h/p होता है, यानी कर्ण बटे लंब। तो इसमें बेस आधार का मान हम निकाल सकते हैं, यह होता है h² - p²। तो h का वर्ग करेंगे यानी 5 का वर्ग करेंगे 25 माइनस p का वर्ग करेंगे यानी 3 का वर्ग करेंगे 9। 25 में से 9 माइनस करेंगे 16, 16 का अंडर रूट करेंगे ये आ जाएगा 4। तो कॉट थीटा बराबर आ जाएगा, इतना बराबर हम जानते हैं b/p होता है। b के जगह पे 4 और p के जगह पे 3, 4/3 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इसी तरीक़ा से बढ़ते हुए कॉस 180 डिग्री तक है गुना में बराबर है। इस व्यंजक में देखिए इसका मान क्या होगा। इसमें एक पद बीच में आएगा कॉस 90 डिग्री, जिसका मान हम जानते हैं 0 होता है। तो अगर बाकी सब का मान कुछ और भी हो, लेकिन अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल 0 ही आएगा। तो इस व्यंजक का मान आएगा 0, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, 6 मीटर ऊंचा खंभा है कि छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। 2√3 मीटर लंबी है। सूर्य का उन्नयन कोण अर्थात यह कोण क्या होगा। मान ली कि थीटा। तो देखिए लंब और आधार से संबंधित कौन होता है, तो यह tan होता है। तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 6 मीटर बटे 2√3 मीटर, अर्थात इसको जब हम करेंगे 2 तिया 6, 3/√3 करेंगे तो यह √3 होगा। √3 हम जानते हैं ये tan 60 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात थीटा की जगह पे 60 डिग्री होगा। अर्थात सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, 200 मीटर की दूरी पर एक ही तरफ स्थित 2 जहाज़ों का अवनमन कोण किसी लाइट हाउस के शीर्ष से 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है। लाइट हाउस की ऊंचाई क्या होगी। मान लीजिए कि यह लाइट हाउस है, इसका शीर्ष से 2 जहाज एक ही तरफ देखे जा रहे हैं, ठीक है। इसके शीर्ष का उन्नयन कोण अवनमन कोण कह रहा है, एक का 30 और दूसरे का
45। तो यह जब अवनमन कोण है तो ये जब 30 है तो इसका उन्नयन कोण भी यहाँ भी 30 होगा। यह 45 है तो यह भी 45 होगा। कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी यह 200 मीटर है। तो कह रहा है लाइट हाउस की ऊंचाई क्या होगी। मान ली कि ऊंचाई h है, नाम रख देते हैं ABCD। तो ABC में देखिए tan 45 डिग्री बराबर P ऊंचाई h बटे आधार BC। tan 45 डिग्री का मान हम जानते हैं 1, इससे हमें मिल जाएगा BC बराबर h। अगर ये h है तो ये भी h होगा। ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज ABD से tan 30 डिग्री बराबर h बाई BD। tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है, जिससे हमें BD बराबर आ जाएगा h√3। ठीक, तो BD पूरी लंबाई h√3 है और B से C तक की दूरी h है। तो हम निकाल सकते हैं कि CD बराबर हो जाएगा h√3 माइनस h, और इसकी लंबाई कह रहा है कि 200 मीटर के बराबर है। तो h का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। h बराबर आ जाएगा 200 बटे √3 माइनस 1। तो इसे जब आप हल करेंगे तो इसका मान आएगा 273.2 मीटर, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए कैसे हल करना है इसे। नीचे वाला का कंजुगेट से आप गुणा कर दीजिए, √3 + 1 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, नीचे भी गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा, नीचे ये -b इंटू ए प्लस बी के रूप में आ जाएगा। तो ये स्क्वायर करेंगे तो 3, b स्क्वायर करेंगे 1, ऊपर 200, √3 का मान हम जानते हैं 1.732 माइनस 1, नीचे 3 - 1 करेंगे 2 से ऊपर जब भाग देंगे तो 100 गुने 1.732 में से 1 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 0.732 गुने 100। सॉरी, चूँकि प्लस में होगा तो 2.732 गुने 100 तो ये आ जाएगा 273.2, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पे अनंत बिंदु होते हैं और तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हर एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इस पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक शीर्ष किसी वृत्त के परिधि पर स्थित हो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो इसके सम्मुख कोणों का योग, अगर इन दोनों का योग करें तो यह होता है 180 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, आकृति P में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। PA और PB इस प्रकार हैं कि PA 8 सेंटीमीटर है, APB यह 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो स्पर्श रेखा BP इसकी लंबाई क्या होगी? किसी बिंदु से वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों बराबर होती है, अर्थात ये जब 8 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी PB भी 8 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 49, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या है। देखिए, वृत्त की परिमाप बराबर हम जानते हैं 2 पाई r होता है और क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो दोनों का मान संख्यात्मक रूप से बराबर है, जितना इधर आएगा उतना इधर आएगा। तो देखिए, पाई पाई कैंसिल, r से इसका स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ r बचेगा, अर्थात 2 बराबर r होगा। तो r का मान कितना आएगा? 2 मात्रक आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अगर समरूप त्रिभुजों की भुजाएं का अनुपात दिया हुआ तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात जो होता है इसका वर्ग होता है, यानी 3 का वर्ग अनुपात 5 का वर्ग। तो 3 का वर्ग करेंगे 9, 5 का वर्ग करेंगे 25, 9:25 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51, दो गोले का आयतन का अनुपात 125:27 हो तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? मान लीजिए कि दो गोले, बड़ा की त्रिज्या कैपिटल R है, तो बड़े गोले का आयतन जिसका अनुपात बड़ा है वह बड़ा होगा। तो गोले का आयतन का सूत्र हम जानते हैं 4/3 पाई r क्यू बटे दूसरे गोले का आयतन, यानी 4/3 पाई r क्यू बराबर कह रहा है 125/127। देखिए, 4/3 पाई ऊपर भी है, 4/3 पाई नीचे भी है, गुना में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। r³ बराबर 125/27। इसे हम लिख सकते हैं 5 का क्यू बटे 3 का क्यू, अर्थात हमें मिल जाएगा कैपिटल R बटे स्मॉल r बराबर हो जाएगा 5:3। अब हमें चाहिए इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं 4 पाई r², बड़े का ये आ जाएगा, छोटे का 4 पाई r², कैंसिल, अर्थात r बटे स्मॉल का r का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी 5/3 का वर्ग, 5/3 का वर्ग करेंगे, यह आ जाएगा 25/9, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 25:9, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः L, B तथा H है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन का सूत्र हम जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी L × B × H, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अर्धगोला, गोले का आधा, ऊपरी सतह एक वृत्ताकार होगा। तो देखिए, इसका वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r² होगा, क्योंकि ये पूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r², तो 2 पाई r² इसका, और इसका वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई r², दोनों मिलाकर के योग करते हैं तो यह आ जाएगा 3 पाई r²। यही इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना बन जाएगा? देखिए, मान लिया कि घन का किनारा जो था पहले ये था, दुगना हो जाने का मतलब 2a हो गया। तो पहले जब ये था तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²
और जब दुगना हो जाने पे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 2a का स्क्वायर, जिसे हम लिखेंगे 6 गुने 4a स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं 6a स्क्वायर गुने 4। 6a स्क्वायर और ये भी 6 स्क्वायर, मतलब पहले का 4 गुना ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55, आंकड़ा इतना का परिसर होगा। परिसर बराबर अधिकतम आंकड़ा, मैक्सिमम मान वाला आंकड़ा, तो ये 30 है, घटाव मिनिमम यानी सबसे निम्न आंकड़ा। सबसे निम्न 9 है, तो इसमें माइनस कर दे, जो आंसर आएगा वही इसका परिसर होगा। 30 में से 9 माइनस करेंगे, यह होगा 21, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, इन आंकड़ों का बहुलक है। बहुलक मतलब सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा 11 आया है, इससे ज़्यादा बार ये 3 बार आया है, इससे ज़्यादा बार कोई नहीं आया है। तो 11 जो होगा इन आंकड़ों का बहुलक होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। उसको सबसे पहले पहचानिए। सबसे अधिक 45 है, तो इसका बहुलक वर्ग क्या होगा। वर्ग अंतराल 40 से 50 वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। प्रायिकता 0 से लेकर के 1 तक हो सकता है, तो अधिकतम 1 और निम्नतम 0। तो यहाँ पर अधिकतम मान की बात कर रहा है, तो 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या होगा। मतलब घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का योग क्या होगा। तो यह घटने और नहीं घटने का योग किसी भी घटना के लिए 1 होता है, यानी संपूर्ण घटना हो जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60, जब 2 सिक्के एक साथ उछाला जाता है तो उनमें से किसी में भी चित्त न आने की प्रायिकता क्या होगी। चित्त न आने की प्रायिकता मतलब उसमें टेल आना चाहिए, दोनों में टेल होना चाहिए, तभी तो चित्त न आएगा किसी में। तो यह घटना दोनों में टीटी पहला और दूसरे सिक्का में दोनों में टेल आना चाहिए, पट आना चाहिए। यही एक ही घटना ऐसा हो सकता है। तो एक घटना बटे कुल कितने घटने 2 सिक्के हैं, और प्रत्येक सिक्के पर 2 तरह की चीज़ें आ सकती है, हेड और टेल। तो दोनों का 2 गुने 2 अर्थात 1/4 आएगी। इसका प्रायिकता होगी, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव प्रश्न के लघुत्तरीय का विस्तृत हल देंगे। तो बने रहिए वीडियो सीरीज़ के साथ में। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।